हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो इस हिस्ट्री और इतिहास का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको हर बार हर एग्जाम में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं और इसको पढ़ना भी और इसको जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आज आपको हम ये समझाने जा रहे हैं कि आपका 1857 की क्रांति किस तरीके से हुई थी और 1857 की क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, इसके कारण क्या क्या हुए और क्या इसका निर्णय निकला और क्या किस तरीके से इसमें भारत की स्थिति को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया था। तो इस तरह से आप आज पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति किस तरीके से हुई थी। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। तो इसके बारे में आप समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से इसको याद करेंगे और देखते हैं 1857 की क्रांति। द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके महत्वपूर्ण कारण, इसकी पृष्ठभूमि क्या बनी, क्यों ये 1857 की क्रांति हुई थी और इसमें क्या निर्णय निकला था, क्या इसके कारण बने, इसके बारे में आज आप समझेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसके बाद यहां पर अंग्रेजों का शासन स्थापित होने लगा था। तो अंग्रेजों के शासन की जो जड़ें हैं वो यहां पर जमने लगी थी, मजबूत होने लगी थी। और इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध के बाद यहां पर पूरी तरीके से जो अंग्रेज थे वो भारत में अपनी जड़ें जमाने लगे थे, सारी अपनी सेना को यहां पर स्थापित करने लगे थे। तो इसी आधार पर अब यहां पर 1757 के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद यहां पर अंग्रेजों के उपनिवेश की शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि जो गुलामी कहते हैं कि भारत को एक गुलाम बनाने की कगार पर थे, तो भारत एक गुलाम के रूप में यहां पर स्थापित हो चुका था। तो यानी कि इसे उपनिवेश कहा जाता है कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में कब शुरू हुआ था, कब शुरुआत हुई थी। तो भारत ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो चुका था। और इसके बाद अब ब्रिटिशों का एक उद्देश्य बन चुका था कि यहां पर पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिया जाए। तो भारत में पूरी तरीके से अपना अधिकार जमाना चाहते थे और उसी आधार पर वे ये चाहते थे कि पूरा भारत जो है ब्रिटिशों का एक केंद्र बन करके रह जाए। और वे अब एक अपना मुख्य उद्देश्य बना चुके थे कि अब हमें यहाँ पर व्यापारिक रूप से लाभ कमाना है, आर्थिक रूप से लाभ कमाना है। तो बस अब उनको आर्थिक रूप से लाभ, व्यापारिक रूप से लाभ, हर तरीके से लाभ चाहिए था कि किसी ना किसी तरीके से यहां से लाभ कमाया जाए, क्योंकि अपना पूरा उपनिवेश स्थापित करने लगे थे। तो बस इसीलिए अब उन्होंने एक चीज को बढ़ावा दिया यहां पर कि यहां पर जो कच्चा माल है उस कच्चे माल को यहां से ले जा करके उसका निर्यात करने लगे। तो यानी कि भारत को कच्चे माल का तो निर्यातक बनाना शुरू कर दिया और तैयार जो माल हुआ करता था ब्रिटेन में, वहां से तैयार माल को भारत में लाया करते थे, आयात किया करते थे। तो कच्चे माल का निर्यातक बना दिया, यानी कि उस पर फोकस किया और नए माल पर जो बना हुआ तैयार माल है उसका आयातक बनाने पर फोकस किया। तो इनका उद्देश्य ये रहा कि यहाँ पर पूरा का पूरा विउद्योगीकरण कर दिया जाए। तो यहां से जब यहाँ पर कोई सामान बनेगा ही नहीं, कच्चा माल तो है लेकिन कोई उद्योग नहीं है, यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा, तो यहाँ से क्या होने लगा, जो यहाँ के किसान थे अब उनको कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे उनके माल को, अगर उनका ही यहीं पे माल बनेगा, यहीं पे तैयार होगा तो भारतीयों को लाभ मिलेगा। लेकिन कच्चा माल यहाँ से ले जा करके विदेश में ले जाया करते थे, ब्रिटेन में ले जाया करते थे और वहां से तैयार माल लाते थे और एक का चार में यहाँ पर बेचा करते थे। तो इतना लाभ यहाँ से ब्रिटिश कमाने लगे थे, यही का कच्चा माल और यहीं पे बेचा जाता था तैयार करने के बाद, जिससे कई गुना वे लाभ कमाने लगे थे। और भारतीयों का यहाँ पर विउद्योगीकरण होने लगा, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो समाप्त होने लगा था यहाँ से भारतीयों का, क्योंकि यहाँ पे कोई सामान नहीं बन रहा था उस समय। अब अंग्रेजों को यही उद्देश्य उनका था कि यहाँ से विउद्योगीकरण पूरी तरीके से कर दिया जाए। तो विउद्योगीकरण हो गया, औद्योगिकरण का समापन कर दिया गया। अब इसी आधार पर जब उनको हर तरह से लाभ चाहिए था तो अब अंग्रेजों ने एक काम करना शुरू कर दिया। जो भी कृषि यानी भारतीय किसान थे, अब उनको जो वाणिज्यिक फसल है
यानी कि जो फसल आप इस जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, तो आपकी आपकी जो खेती है, खाद्यान्य फसलें हैं, अब इनका तो इस्तेमाल यहाँ पे भारत में हो सकता था, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर जबरदस्ती किसानों पर दबाव डालने लगे कि अब आप वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करें। जैसे आपके जूट की फसल होगी, आपके नील की खेती हो गई, नील की खेती, जूट की फसल, अफीम की, ठीक है, कॉफी की। अब इनका उत्पादन करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय किसानों को मजबूर किया, और जिससे यहाँ से ये उगाए और उसे विदेश में निर्यात कर दिया करे। अब इन चीजों को वाणिज्यकरण, जिससे क्या होने लगा, अब यहाँ पर भारत में जैसे ही इन्होंने इस तरह की वाणिज्यिक कृषि का पर दबाव डाला, तो उसी के कारण यहाँ पर जो भी भारतीय खाद्यान्न हुआ करते थे उनमें कमी आने लगी। अब भारतीयों को खाद्यान्न की कमी होने लगी। अब इसके कारण क्या है, जब खाद्यान्न की कमी है तो अकाल पड़ने लगा। अब उनके कारण यहाँ पर अकाल पड़ने लगा, तो इसी कारण से अब जो लोग थे, यहाँ की जनता थी, किसान थे, बहुत परेशान होने लगे। जब बहुत परेशान होने लगे तो अब उनको क्या लगा कि अब तो कुछ ना कुछ करना है, या तो मरना है या कुछ करना है। अब तो बस उन्होंने क्या कर दिया, 1857 का विद्रोह ही छेड़ दिया। अब इसी कारण से 1857 की क्रांति छिड़ जाती है। तो ये जब छिड़ी तो सबसे पहले माना जाता है कि जो क्रांति थी 1857 की, वो 10 मई को स्टार्ट हो जाती है, मेरठ से ही। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होती है, और उसके बाद धीरे धीरे झांसी, बरेली, कानपुर, इस तरह से पहुंचते पहुंचते दिल्ली तक पहुंच जाती है। अब दिल्ली तक पूरी तरीके से ये पहुंची, और यहाँ पर इस तरीके से इसका पूरी तरीके से पहले शुरुआत में तो ये 1857 की जो क्रांति थी वो एक सैन्य विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी। तो शुरुआत में तो वो है एक सैन्य विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई, लेकिन धीरे धीरे चल करके यह सैन्य विद्रोह से लेकर के किस रूप में, जनव्यापी विद्रोह बन गया। अब ये जनव्यापी विद्रोह बनता चला गया, यानी कि जनता के लिए स्वयं का एक विद्रोह था, जो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे। यानी कि अंग्रेज जो है उनके हक को मार रहे थे, उनकी स्वतंत्रता को छीन रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या बना लिया, जनता ने एक विद्रोह कर दिया, जिसे जनव्यापी विद्रोह के रूप में जाना गया। अब धीरे धीरे सैन्य विद्रोह से ये एक जनव्यापी विद्रोह बन चुका था। अब इसी कारण से ये 1857 की क्रांति का कारण माना जाता है। लेकिन अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिटेल में इसके जो कारण है, मेन पॉइंट, एक एक पॉइंट क्या होता है, किस किस कारण से क्या क्या कारण हुए, किस किस कारण से ये जो विद्रोह हुआ था, क्यों हुआ, कि आम जनता जो थी उसको भड़क उठी और अंग्रेजों के ऊपर विद्रोह कर दिया। तो ये क्यों हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या अंग्रेजों ने क्या क्या काम किए थे, तो ये एक एक करके आप पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे इसमें कि सबसे पहले जो कारण थे इसके सबसे पहले आपको एक राजनीतिक कारण पूछ लेता है आपसे कि राजनीतिक कारण क्या क्या थे इसके 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण। अब जैसे हमारी द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई, तो इसके कॉजेस क्या थे, इसके कारण क्या रहे, तो इसके जो कारण थे वो राजनीतिक कारण में आपसे पूछेगा कि पॉलिटिकल कारण, जो रीजंस थे आपके वो क्या थे। तो इसमें सबसे पहले आपको माना जाता है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की नीति लेकर के आई गई थी, तो यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पहले जो सहायक संधि की नीति लेकर के आई थी, सहायक संधि की नीति कर लेकर के आया, और एक लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो व्यंपगत का सिद्धांत, राज्य हड़प नीति लेकर के आई गई, तो वे भी इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। तो यानी कि इसे कहते हैं आपके व्यंपगत का सिद्धांत था, व्यंपगत का सिद्धांत। अब ये दो सिद्धांत आए, अब इन दो नीतियों के द्वारा ही ऐसा आक्रोश जनता के अंदर बैठा कि जिससे उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब हुआ क्या था कि जैसे आपकी सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू कर दी गई थी। अब इसमें क्या होता था कि जब सहायक संधि उसे कहते थे कि जो भी राज्य हुआ करता था दूसरा जिसके साथ सहायक संधि करते थे अंग्रेज, अब वहां पर अपनी सेना को छोड़ दिया करते थे, उस राज्य में अपनी सेना को वहां पर रख दिया करते थे, जिससे वहां के राजा थे और वहां के राजाओं की स्वतंत्रता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती थी, और उन्हीं का खर्चे पर रखी जाती थी। सारा खर्चा वहां के राजा उठाया करते थे, वहां का राज्य जो है जो भी पैसा आता था वो सारा खर्चा सेना के उसमें लग जाया करता था। तो सेना किसकी फल फूल रही है, वो अंग्रेजों की है, और पैसा खर्च किसका हो रहा है, भारतीय राज्यों का हो रहा है। तो इसी कारण से अब जैसे ही भारतीय राजाओं के स्वतंत्रता का हनन होने लगा,
तो इसी आधार पर वहां की आम जनताओं ने भी उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो सहायक संधि भी एक मुख्य कारण मानी गई इस विद्रोह का। अब इसके बाद एक व्यापक का सिद्धांत आपको जो बताया गया, तो व्यापक के सिद्धांत में भी ये बातें थी कि यहाँ पर राज्य हड़प नीति के आधार पर ये बनाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस तरीके से यह नीति बनाई कि इसमें से यदि कोई भी जो राजा है किसी दत्तक, यानी हिंदू धर्म के जो राजा थे वे किसी भी दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। तो इन्होंने किसी भी हिंदू राजा को दत्तक पुत्र को गोद लेने से प्रतिबंध लगा दिया था, और अगर ले रखा है किसी ने तो वो अब अपने मरने के बाद उसको उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था, और जब वो उत्तराधिकारी नहीं बनेगा तो अब वो राज्य उसके मरने के बाद अंग्रेजों के राज्य में विलय कर दिया जाएगा, तो वो राज्य अंग्रेजों के अधिकार में आ जाया करता था। इस तरीके से जब इतने बड़े बड़े अत्याचार जनता पर होने लगे, भारतीयों पर होने लगे, भारतीयों की स्वतंत्रताओं का हनन होने लगा, तो इसी आधार पर वहां की जनता ने इस नीति के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। और वही विद्रोह किस रूप में उभर कर सामने आया? वह विद्रोह 1857 की क्रांति के रूप में उभर करके सामने आ जाता है। तो सहायक संधि भी आपकी आई। दूसरा व्यापक का सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसका नाम है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, व्यापक का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, तो इसी के द्वारा इसे मुख्य रूप से यहाँ पर इस 1857 की क्रांति का कारण माना जाता है। क्योंकि जब जनता के अंदर यहाँ पर पूरी तरीके से एक आक्रोश पैदा हो गया, तो अब तो वो आक्रोश फूटना ही था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध यह 1857 की क्रांति के रूप में यह आक्रोश उभर करके फूट करके सामने आ जाता है। पर इन्होंने जो भी किया पूरी तरीके से व्यापक का सिद्धांत के तहत जो राज्य हड़पे थे, इन्होंने लगभग एक सताना को बताया था कि सताना सबसे पहले सताना को इन्होंने इसके तहत हड़पा था राज्य को। ठीक है, सताना को लगभग 1848 में। और इसके बाद एक राज्य था आपका, जैसे सताना के बाद जैतपुर संबलपुर, जैतपुर था संबलपुर। तो ये जो राज्य थे संबलपुर, इनको 1849 में दोनों को हड़प लिया था। तो इसी तरीके से फिर आगे चल करके एक बघाट नाम का था 1850 में, तो बघाट को इन्होंने 1850 में हड़प लिया। इस तरीके से भाई सतारा को हड़प लिया, जैतपुर को, संबल को और बघाट को। फिर एक है उदयपुर को भी इन्होंने 1852 में हड़प लिया था। जब उदयपुर को भी हड़प लिया, अब इसके बाद झांसी आता है। झांसी को 53 में इन्होंने हड़प लिया था। 1853 में झांसी को भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। इसी तरीके से इस नीति के तहत उसको अपने अंडर कर लिया था। और झांसी के बाद नागपुर को 1854 में, और नागपुर के बाद एक करौली आता है, करौली, जिसके बारे में बताएंगे ये भी कि कुछ विवाद था किस तरीके से क्या हुआ था इसमें। तो करौली को भी इन्होंने करौली को भी 1855 में हड़प लिया था। ठीक है, और इसके बाद 1856 में अवध को भी होता है, अवध को भी 1856 में ये हड़प लेते हैं। तो इस तरीके से जो है इस नीति के तहत इन्होंने ये क्षेत्र इस सन में इनको हड़पा था। तो इसी कारण से जब इन सालों पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया इस नीति के तहत, तो यहाँ के राजा ऐसे होने लगे, यार हमारा तो सारा ही अधिकार चला गया, सारे के सारे राज्य ही अब अंग्रेजों के अधिकार में चले गए। अब जब अंग्रेज सालों पर ही कब्जा करते चले गए, तो अब इनको क्या है, इनके अंदर बस आक्रोश ही पैदा हुआ। और वही आक्रोश कैसे उभर करके सामने आया? 1857 की क्रांति के रूप में उभर करके सामने आ जाता है कि अब तो करो या मरो, बस अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, कि बस अब तो छोड़ना नहीं है इनको बस। तो इतनी नीति अपनाई इन्होंने, और उसी के तहत आगे ये आक्रोश बढ़ता चला गया था। अब यही बातें आपको कुछ जैसे आपके इन्होंने 1855 में ये करौली वाला था, ठीक है, 1855 में ये जो करौली वाला क्षेत्र था, अब इस पर क्या किया, इस पर इनको अपनाने के लिए इन्हें कोई यहाँ पर जब इन्होंने इसको विलय किया, तो विलय करने के बाद इन्होंने विलय तो कर लिया डलहौजी ने इसकी नीति के तहत, लेकिन बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये बातें चली गई कि इन्होंने इस तरीके से क्या है, इस राज्य को, करौली को अंग्रेज राज्य में मिलाया है। तो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसे यहां से मना कर दिया था
और ये कहा कि आप इस अधिकार से या इस आधार पर इस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिला सकते हैं, करौली को 1855 में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसे मिलाने से मना कर दिया था, विलय करने से मना कर दिया, तो इसी कारण से इसे वापस लौटाना पड़ा था। तो अंग्रेजों ने फिर करौली को वापस लौटा दिया था, इस पर अपना अधिकार नहीं किया था। और ऐसे ही जो आपका 1856 में अवध था, तो अवध पर भी इन्होंने, क्योंकि अवध पर जो आपका ये व्यंपगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, ये वाली नीति लागू नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां पर राजा था, उसका पुत्र था, ठीक है। तो इसी आधार पर उनको चाहिए था क्या, कि वहां पर इसको लागू करना, और जिससे कि उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जा सके। लेकिन जब वहां पर ये नीति लागू नहीं हो रही थी अवध पर, तो इन्होंने कुप्रशासन के आधार पर इस राज्य को मिलाने की कोशिश करी, कि कहा गया कि यहाँ पर तो कुप्रशासन चल रहा है, कि यहाँ का प्रशासन राजा के द्वारा सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। तो उस आधार पर कि हम इस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला सकते हैं और हम यहाँ पर अवध पर पूरी तरीके से एक अच्छा शासन करेंगे, तो इस आधार पर मिलाने की कोशिश करी गई। तो इसीलिए यहाँ पर एक जो रेजिडेंट था सिलीमन, तो यहाँ पर एक रेजिडेंट भेजा गया सिलीमन, अवध में सिलीमन के नाम से एक रेजिडेंट भेजा गया, और इस सिलीमन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि इस राज्य को आप अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से उत्तराधिकारी का है, उत्तराधिकारी इसका है और इसका सम्राट इसका बन सकता है, इसका जो राजा है, ठीक है। इस आधार पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अंग्रेजों के लिए भी किसी भी, यानी कि उनके सम्मान, उनके नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, यानी कि एक अंग्रेजों का या ब्रिटिश कंपनी है, इसका भी एक सम्मान है, इसका नाम है, तो ऐसे ही किसी पर अत्याचार करके या किसी से गलत तरीके से राज्य को नहीं हड़प सकते हैं। तो उसने ये बात कह दी और इसको मना कर दिया कि आप इसे अपने राज्य में नहीं मिलाएंगे। तो इस तरह से सिलीमन के द्वारा इसको क्या कर दिया, वहां से मना कर दिया। लेकिन अब उनको लगा अंग्रेजों को कि यार ऐसे तो मिल नहीं पाएगा, तो यार ये मना कर रहा है, तो ऐसा करते इसको यहाँ से हटाओ और दूसरे को भेज देते हैं। अब ये क्या करते हैं, दूसरे को भेज देते हैं, यहाँ पर अवध में एक रेजिडेंट भेजते हैं आउटरम के नाम से। आउटरम नाम का एक रेजिडेंट भेजेंगे। अब जब आउटरम नाम का रेजिडेंट यहाँ पर आ जाएगा बन करके अवध में, तो इसको कहा जाएगा कि तुम अपनी रिपोर्ट तैयार करो और तैयार करके इसको किसी तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य में मिलवाया जाए। तो अब इसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी, रिपोर्ट तैयार करके वहां पे भेजी, और रिपोर्ट में जब तैयार कर दिया तो उसमें कह दिया कि ये राज्य अब किसमें मिल जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इसकी रिपोर्ट पर ही अंग्रेजी साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया था। और जब अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में इसकी रिपोर्ट पर कुप्रशासन के आधार पर मिला लिया गया, क्योंकि भाई ये अपना भेज दिया इन्होंने, उसने मना किया, तो इसको कहा कि जो हमारे अनुसार चलेगा उसको यहाँ पर भेज देंगे। तो आउटरम इनके अनुसार चल रहा था अंग्रेजों के, तो इसी आधार पर इन्होंने उसको इसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अब होता क्या है कि जब इन्होंने इसको मिला लिया, तो इसके बाद यहाँ पे 1856 में एक दूसरा रेजिडेंट बना करके भेजा जाता है, जो यहाँ के प्रशासन को पूरी तरीके से चला सके, जिसका नाम हेनरी लॉरेंस रखा जाता है। तो हेनरी लॉरेंस को इसके बाद यहाँ का रेजिडेंट बनाया जाता है, रेजिडेंट बना करके भेजा जाता है हेनरी लॉरेंस को। तो 1856 में हेनरी लॉरेंस को ही आउटरम के बाद यहाँ का रेजिडेंट बना करके भेज दिया जाता है। तो ये हुआ था। और यहाँ पर जो है, जो ये इस तरह के राज्य इन्होंने हड़पे, तो इसके बाद इन्होंने एक काम और अंग्रेजों ने कर दिया था कि जो पेशवा थे नाना साहब, उन पर भी इन्होंने कुछ पेंशन जो दिया करते थे नाना साहब को, उस पेंशन पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे। अब जब उन नाना साहब पेशवाओं की पेंशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उसी आधार पर अब वहां के भी जो पेशवा थे और जो वहां की जनता थी, उनके अंदर भी आक्रोश पैदा हो गया कि यार हमारे सारे अधिकारों का ये हनन कर रहे हैं, तो ऐसा कैसा होगा। तो इसी कारण से अब पेशवाओं ने भी इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ये कारण बने थे इनके, ठीक है। और ये कारण तो आपके राजनीतिक कारण बने। अब इसके बाद आप कुछ पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर आपके प्रशासनिक कारण होते हैं, क्योंकि कुछ प्रशासनिक कारण आएंगे, प्रशासनिक कारण भी बनते हैं कि प्रशासनिक कारण क्या रहते हैं कि जिसके कारण यहाँ पर 1857 की क्रांति होती है। तो 1857 की क्रांति के जो प्रशासनिक कारण है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है, तो वो क्या है, तो उसको आप अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि इनके प्रशासनिक कारण क्या बनते हैं। देखिए प्रशासनिक कारण क्या होते हैं।
1857 की क्रांति के प्रशासनिक कारण क्या होते हैं? तो प्रशासनिक कारण में सबसे पहला जो कारण बनता है आपका सेना के आधार पर, यानी कि सैन्य जो आपके प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाओं में क्या होता था? अब जब प्रशासनिक सेवाएं होती थी तो अंग्रेज क्या करते थे, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ भेदभाव किया करते थे। अब उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जो भी बड़े बड़े प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद हुआ करते थे उन पर भारतीयों को हटाना शुरू कर दिया था। तो उन पदों से भारतीयों को हटाना शुरू कर दिया और ब्रिटिशों को वहां पर लगाना शुरू कर दिया। तो प्रशासनिक सेवाओं में जो उच्च पद हुआ करते थे उनमें ब्रिटिशों को उन्होंने नियुक्त करना शुरू कर दिया और भारतीयों को वहां से हटाना शुरू कर दिया था। तो इसी आधार पर अब वे कहने लगे कि जो भारतीय हैं वे इन उच्च पदों के योग्य नहीं है, यानी कि उनको ये अयोग्य मानते थे कि सिविल सेवाओं के उच्च पदों के योग्य भारतीय नहीं है, इस वजह से उनको इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो इसी आधार पर अब जनता को इस बात से असंतुष्ट होने लगे, यानी कि भारतीय जनता इन जो नीतियां थी इनसे असंतुष्ट रहे। अब उनके अंदर फिर आक्रोश पैदा होने लगा। जो सेना हुआ करते थे, जो व्यक्ति थे, यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनने लायक थे, योग्य थे, अब सबके अंदर क्या होने लगा कि भारतीयों को तो ये इन सेवाओं में जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये कैसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो इसी आधार पर जनता के अंदर आक्रोश पैदा होने लगा। इस आधार पर जब आक्रोश पैदा हुआ तो वही आक्रोश किस रूप में उभर करके सामने आया? 1857 की क्रांति के रूप में उभर करके सामने आ जाता है। अब दूसरा कारण, जो यहाँ पर न्यायिक सेवाएं होती थी, यानी कि न्यायिक पद, अब न्यायिक पद के रूप में भी, अब न्यायिक पद थे आपके जुडिशियरी जो थे, ठीक है। अब इन न्यायिक पदों पर भी जो हुआ करते थे अंग्रेज, वे ये कहते थे कि जो भी कोई भारतीय है, तो कोई भी भारतीय किसी भी अंग्रेज पर कोई मुकदमा या कोई सुनवाई नहीं कर सकता था। यानी कि किसी भी भारतीय को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वह अंग्रेजों पर या किसी पर भी मुकदमा या अंग्रेजों पर मुकदमा करके उन पर कोई सुनवाई कर सके। तो इस तरह से क्या थे, और जितने भी यहाँ पर उच्च पद हुआ करते थे न्यायिक सेवाओं में, तो वहां पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था, केवल ब्रिटिशों को ही उच्च पदों पर स्थान दिया गया था और ब्रिटिश ही सारी सुनवाई कर सकते थे। भारतीयों को सुनवाई करने का कोई भी अधिकार नहीं दे रखा था। तो इस तरीके से, इस कारण से भी अब यहाँ पर भारतीयों के अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ, असंतुष्टि पैदा हुई। तो इसी कारण से वो आक्रोश भड़क उठा और वो 1857 की क्रांति का कारण बन जाता है। अब और इसके बाद जब ये दो कारण बन गए तो इसके बाद एक कारण और होता है प्रशासनिक कारण। अब जो अंग्रेज थे, कंपनी थी, अब इन्होंने डलहौजी के द्वारा जो है, जो डलहौजी था, अब उसने तंजौर और कर्नाटक, दो राज्य थे, तंजौर और कर्नाटक, तंजौर और कर्नाटक पर क्या किया? तो तंजौर और कर्नाटक के जो नवाब हुआ करते थे उनकी उपाधियां ही जब्त कर ली इसने। उन्हें कहा कि अब तुम्हें कोई उपाधि नहीं दी जाएगी यहाँ पर इन राज्यों में, तंजौर और कर्नाटक में। अब क्या रहेंगे, तुम केवल सीधे राजा रहोगे, किसी भी तरह के कोई सम्राट या नवाब नहीं रहोगे। तो इस तरह की उपाधियां उनकी सारी जब्त कर ली गई। अब इसी कारण से जब उनकी उपाधियां जब्त कर ली गई तो जनता के अंदर फिर आक्रोश पैदा हो जाता है। अब जब ये आक्रोश पैदा हुआ, अब इसी कारण से यहाँ पर जनता इनके खिलाफ पूरी तरीके से, तंजौर की भी और कर्नाटक की भी, अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ाई शुरू कर दी थी। और यहाँ पर ये बात और कही गई कि जो आपके बहादुर शाह थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह हैं, तो मुगल सम्राट बहादुर शाह को यहाँ से लाल किले में अंग्रेज घुस गए और वहां जाकर के बहादुर शाह को, मुगल सम्राट को वहां से खाली करने के लिए कह दिया गया और निकलने के लिए कह दिया गया कि तुम यहाँ से निकल जाओ और कहीं पर भी जाकर के रहो। तो इस तरह से लाल किले पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया, मुगल सम्राट को वहां से बाहर निकाल दिया था। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि अब जो बहादुर शाह है, मुगल सम्राट बहादुर शाह के जो उत्तराधिकारी हैं, वो अब मुगल सम्राट नहीं कहलाएंगे, केवल राजा कहलाएंगे। तो मुगल सम्राट की जो उनकी उपाधि उनसे भी छीन ली गई। अब इस कारण से जब उनको लगा मुगलों को भी, यार इन्होंने तो हमारा पूरी तरीके से क्या कर दिया, तिरस्कार ही कर दिया, हमारा अपमान किया, क्योंकि बहादुर शाह का बुरी तरीके से अपमान किया था। अपमानित करते हुए लाल किले से उनको बाहर निकलने के लिए कहा गया था और लाल किले को खाली करने के लिए कहा गया था। तो जब इस तरीके से मुगल सम्राट का भी अपमान करने लगे, तो इस तरीके से, इस कारण से जनता के अंदर एक आक्रोश पैदा हो गया और वही आक्रोश 1857 की क्रांति के रूप में उभर करके सामने आ जाता है। तो ये कारण आपका इसका मान लिया जाता है कि इस कारण से भी 1857 की क्रांति होती है। और जो ये प्रशासनिक संबंधी जितने भी आपके
कार्य थे, प्रशासनिक संबंधित जो कार्य थे, अब उसमें जो योग्यता कर्मचारी थे, अब उनमें इन्होंने योग्यता को तो छोड़ दिया गया कि योग्यता के आधार पर प्रशासनिक कार्य में जो है वो किया जाएगा, नियुक्त करे जाएंगे। अब इन्होंने धर्म के आधार पर उनको नियुक्ति देनी शुरू कर दी कि धर्म के आधार पर नियुक्तियां करनी शुरू कर दी, धर्मांतरण करना शुरू कर दिया। और ये भी ईसाइयों का जो प्रचार है, ईसाइयों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और कहा कि जो भी आपके धर्म है, ईसाई धर्म है, उनके ही आधार पर उनकी नियुक्ति करी जाएगी। ईसाई धर्म में जो ईसाई धर्म को अपना लेगा उसी को ही क्या करेंगे, वहां पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने अपने धर्म के आधार पर भी यहाँ पर जो नियुक्ति करनी शुरू कर दी थी और कहा कि आप धर्म ही अपनाइए और इसी आधार पर आपकी नियुक्ति करी जाएगी, आपकी कर दिएंगे। तो इस तरह से धर्मांतरण करना शुरू कर दिया और जो जनता के अंदर इसके कारण भी असंतुष्टि पैदा हुई, आक्रोश पैदा हुआ और 1857 की क्रांति के रूप में उभर करके सामने आ जाता है। और इस तरह से जब ये नीतियां, इस तरह से सारे के सारे आक्रोश उभर करके सामने आते हैं और अब 1857 की जो 18वीं सदी का उत्तरार्ध कहलाता है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही, बाद के 1857 के उत्तरार्ध में ही ये हो जाता है कि यहाँ पर जो अकाल पड़ रहे थे बार बार, जब बार बार अकाल पड़ते चले गए तो अब जनता को लगा कि यार ये तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है। तो इस अकाल के कारण ही जब बार बार अकाल पड़ने लगे, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए भी दाने नहीं थे, अनाज नहीं था, गेहूं नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास खाने के लिए, क्योंकि सारा का सारा तो किसके पास चला जाता था, क्योंकि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वे वाणिज्यिक जो फसल थी उसको उगाने में जोर दे रहे थे, उन पर बल दिया गया। तो अब जो खाद्यान्न की फसलें हैं वो कम होती चली गई, खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो बस अकाल पड़ने लगा। अकाल पड़ा तो इसी कारण से अकाल से अंग्रेजों की पोल खुलती चली गई। तो इनकी जब पोल खुलती चली गई तो अब भारतीयों को लगा कि यार इस तरह से काम नहीं चलेगा, इन्होंने तो हमारा बहुत बुरा हाल कर दिया है, तो अब इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा। तो वही आंदोलन 1857 की क्रांति का रूप ले लेता है। अब इसके कारण ये प्रशासनिक कारण थे। अब प्रशासनिक कारणों के कारण कुछ धार्मिक व सामाजिक व धार्मिक कारण भी आते हैं। तो सामाजिक व धार्मिक कारण भी इस तरीके से ही आएंगे। अब कैसे आते हैं उसके बारे में आपको समझना है कि प्रशासनिक उसके जो और जो यहाँ पर आपके धार्मिक कारण माने जाएंगे। तो यानी कि धार्मिक और सामाजिक व धार्मिक कारण क्या थे? सामाजिक व धार्मिक कारण, कुछ सामाजिक व धार्मिक कारण माने जाते हैं कि 1857 की क्रांति के सामाजिक व धार्मिक कारण किस प्रकार से होते हैं। क्योंकि जो इन्होंने क्या किया कि जो भी आपकी सांस्कृतिक रूप से, यहाँ पर जो सांस्कृतिक रूप से आपकी जो सामाजिकता थी और वहां पर जो भी परंपराएं थी, अब उसको क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने, वहां पर उसको खत्म करना शुरू कर दिया और जो परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उनको समाप्त करना शुरू कर दिया और वहां पर अपने जो नए नियम है वो लागू करने शुरू कर दिए थे, जिससे यहाँ के जो रूढ़िवादी लोग थे अब उन्होंने इनके विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया कि हमारी इन परंपराओं को कैसे आप खत्म कर रहे हैं, कैसे आप इनको समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि वे अपने अनुसार यहाँ पर सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन कर रहे थे। तो उन पे जब परिवर्तन कर रहे हैं तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो आपके रूढ़िवादी लोग हैं, उनको लगा कि यार हमारी सारी की सारी जो परंपराएं हैं इनको समाप्त कर रहे हैं ये, तो इनको कैसे रोका जाए। तो रोकने के लिए उन्होंने अब संघर्ष करना शुरू कर दिया और वही संघर्ष 1857 की क्रांति के रूप में भर करके सामने आ जाता है। अब ये एक बात कारण माना जाएगा कि जो 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया। तो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850 में लाया गया था। तो इसमें क्या हुआ था? निर्योग्यता अधिनियम। तो निर्योग्यता अधिनियम 1850 में जो लाया गया, इसमें ये कह दिया गया कि जो भी आपके जो ईसाई हैं या कोई भी जो भारतीय हैं, वो भारतीय ईसाई धर्म को जो भी अपना लेगा या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएगा, उसे ही यहाँ पर पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, हिंदू धर्म का जो समुदाय है वो पूरी तरीके से नाराज हो जाता है, वो असंतुष्ट हो जाएगा कि यार हमारे ही धर्म को ये अपने धर्म में बदल रहे हैं और हमारी ही संपत्ति को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के बाद हमारी ही पैतृक संपत्ति को ये दे रहे हैं जो हमारी पहले से है। तो क्या होगा, इससे हमारा जो पूरा धर्म है वही समाप्त होता चला जाएगा, क्योंकि अपनी ही संपत्ति के लिए हमें धर्म परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इस अधिनियम में ये कह दिया गया था। तो इसी आधार पर अब जनता के अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है। अब एक जो आया था, एक चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट आया था इससे पहले। तो 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि कोई भी, यानी कि जो ये चार्टर एक्ट लाए गए तो वो ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के लिए लाया गया था।
जो ईसाई मिशनरी थे यहाँ पर जो धर्मांतरण कराया करते थे उनको इसमें छूट दे दी गई थी, उनको बहुत बढ़ावा दिया गया। और यहाँ पर जो भी विधवा थे, जो भी बेरोजगार हुआ करते थे, जो भी यानी कि जैसे आप कह सकते हो बच्चे, अनाथ बच्चे थे, तो विधवा, बेरोजगार, अनाथ बच्चे, इस तरह के जितने भी लोग थे, अब उनको ये कहने लगे कि आप धर्म में आप क्या करो कि हमारे इस धर्म को अपना लो और हम क्या दे देंगे, आपको सारी सुविधाएं आपको दे देंगे। विधवाओं के लिए भी व्यवस्था करा देंगे, बेरोजगारों के लिए भी व्यवस्था करा देंगे नौकरियों की, जो अनाथ है उनका भी पालन पोषण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ईसाई धर्म में परिवर्तित होते चले जाएं, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। तो इस चार्टर एक्ट में ये बात कह दी गई थी, ईसाइयों के प्रसार के लिए कहा गया। अब जब ये लगा कि आज हिंदू धर्म के जितने भी सारे के सारे बेरोजगार है, विधवा है, अनाथ है, अब सारों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करा लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका हिंदू धर्म ही समाप्त होता चले जाएगा। तो हिंदू इससे भी पूरी तरीके से नाराज हो जाते हैं और यहाँ पर फिर एक जन आंदोलन इसी के कारण भी उभर करके सामने आता है। तो ये कारण भी क्या होता है, एक जन आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आता है, जो 1857 की क्रांति का रूप ले लेता है। अब आगे क्या 1856 में है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, उसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में लागू किया गया था। तो मान्यता किसके काल उसमें दी गई, लॉर्ड कैनिंग के समय में। प्रस्तुत किसके समय किया गया था, डलहौजी के समय, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इसी के तहत जब यहाँ पर ये विधवा अधिनियम शुरू कर दिया गया, अब इसी के बाद यहाँ पर सती प्रथा, नरबली प्रथा, ये सारी पर जो कर दी गई, वो दास प्रथा, इन पर सब पर रोक लगा दी गई थी। अब जब रोक सारों पर लगा दी गई, तो यहाँ की जो परंपरागत जो व्यवस्थाएं थी, प्रथाएं थी, उनका हनन होने लगा। तो इसके कारण भी यहाँ की जनताओं ने विद्रोह कर दिया था। और पाश्चात्य शिक्षा का जब यहाँ पर इन्होंने प्रचार प्रसार या उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, तो भारत की जो मूल विशेषताएं थी वे समाप्त होती चली गई, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा जो पश्चिमी शिक्षा है, अंग्रेजों की शिक्षा है, वो यहाँ पर फैलने लगी, उसको बढ़ावा मिलने लगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो भारतीय शिक्षा है, भारतीय मूल विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी समाप्त होती चली गई। और इसके कारण भी अब जनता को लगने लगा कि यार हमारी सारी की सारी जो विशेषताएं, संस्कृति है, जो शिक्षा है, भारतीयों की जो शिक्षा है, परंपरागत शिक्षा है, वो सारी की सारी समाप्त होती जा रही है। इनके कारण ये समाप्त करते जा रहे हैं। तो इनसे कैसे रोका जाए इनको, अब इनको रोकने के लिए बस एक ही जो उपाय है, वही है संघर्ष, आंदोलन। तो वही कारण से अब यही आंदोलन 1857 की क्रांति का रूप ले लेता है। वो यहाँ पर अब कुछ आर्थिक कारण भी माने जाते हैं। तो आर्थिक कारण में भी इसके आपके आएंगे कि आर्थिक कारण किस प्रकार से, आर्थिक कारण क्या क्या होते हैं। आर्थिक कारण में आपको पता है कि यहाँ पर जब इन्होंने पूरी तरीके से रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इस तरह से जो आपकी स्थायी बंदोबस्त, ये सारी की सारी जो नीतियां लगाई थी, भू राजस्व की नीतियां, अब इनके कारण पूरी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को इनके द्वारा निचोड़ लिया गया था। जब निचोड़ लिया गया तो जनता को लगा कि यार पूरी तरीके से इन्होंने भारतीयों को निचोड़ लिया है हर तरीके से। अब ये कारण भी बन जाता है 1857 की क्रांति का कारण बन जाता है। और इसमें जो है आपके आर्थिक कारण में एक ही कारण होता है कि इसके अंदर जो भी यहाँ पर आपके फसल या औद्योगिकरण था, यानी कि उद्योगों का क्या करना शुरू कर दिया, वे औद्योगिकरण करना शुरू कर दिया। हथकरघा था आपका, जो हथकरघा थे, ये सारे के सारे जो किसान थे, इनको क्या करना शुरू कर दिया, इनकी सारी की सारी जो बन्नी यानी कच्चा माल था उसको यहाँ से भेजना शुरू कर दिया। तो हथकरघा वाले भी सारे के सारे बेकार होते चले गए और किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा शोचनीय होती चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने विऔद्योगिकरण शुरू करना शुरू कर दिया था। तो इसी कारण से यहाँ पर आपका पूरी तरीके से जो कच्चा माल हुआ करता था उसको भेज दिया करते थे और फसलों के वाणिज्यीकरण पर भी बल अधिक देना शुरू कर दिया था, जिससे यहाँ पर खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया था, अकाल पड़ गया था। तो खाद्यान्न की फसलें होनी बंद हो गई। तो इसी कारण से आर्थिक कारण में भी इसको माना जाता है कि आर्थिक कारण क्या कहते हैं। तो ये आर्थिक कारण आपके इसमें मान लिए जाते हैं। कुछ आपके अब आते हैं कि एक सैन्य कारण। अब इसमें एक सैन्य कारण भी इसके साथ ही आप देख लेंगे कि सैन्य कारण भी कुछ बनता है इसका, कि सैन्य कारण क्यों क्या था। तो सैन्य कारण भी था कुछ 1857 की क्रांति का। तो 1857 की क्रांति का सैन्य कारण क्या था, अब ये था कि जो इनकी सेना हुआ करती थी, अंग्रेजों की, ब्रिटिशों की जो सेना थी, उस ब्रिटिशों की सेना में भारतीयों और अंग्रेजों की सैनिकों का अनुपात जो था 5:1 का था। 5:1 का अनुपात था, यानी कि 5 अगर भारतीय हैं तो 1 होते थे आपके अंग्रेज।
तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर जो अंग्रेज भारतीय थे, ये जो भारतीय हुआ करते थे, भारतीय जो सैनिक थे वो अधिकतम या उच्चतम पद तक कहते थे कि सूबेदार बन जाते थे, उससे ऊपर का पद इनको नहीं दिया जाता था। यानी कि जो सारे के सारे बड़े पद हुआ करते थे वो अंग्रेजों के पास थे, और जो छोटे छोटे जो सैनिक हुआ करते थे वो सारे के सारे भारतीयों को रखा जाता था। तो भारतीयों को केवल यानी कि नस्लों का भेदभाव भी यहाँ पर सैनिक के रूप में किया जाता था। तो नस्लीय भेदभाव के रूप में भी सैनिक रखे जाते थे, और इसी कारण से क्या हुआ, इनके अंदर यह असंतुष्टि पैदा हुई, असंतोष पैदा हुआ। तो इसी कारण से यह जन विद्रोह फूट करके सामने आता है। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक जो सिविल सेवाओं का सामान्य सिविल सेवा भर्ती का अधिनियम लाया गया था। सामान्य सिविल सेवा भर्ती यानी सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। तो सामान्य सेना भर्ती जो अधिनियम लाया गया उसमें भी यह 1856 में लाया गया था, और यह कह दिया गया कि अब किसी भी सैनिक को, यानी क्योंकि जो छोटे छोटे सैनिक हुआ करते थे ये भारतीय थे सारे के सारे, अब किसी भी सैनिक को किसी भी समय अंग्रेजों के आदेश पर, यानी अंग्रेजों के जो आदेश पर, अंग्रेजों के आदेश पर कहीं पर भी समुद्र पार हो चाहे कहीं पर भी हो भेजा जा सकता है, और वहीं पर ही जाना पड़ेगा सभी सैनिकों को। इससे अब जो सैनिक थे उनके भी जो स्वतंत्रताएं थी, उनकी जो अधिकार थे, मूल अधिकार, उनका भी हनन होने लगा। तो चाहे जहां पर भी हो वहीं पर भेजा जा सकता था। तो इस आधार पर क्या हुआ कि यहाँ पर इनका जो पूरी तरीके से अत्याचार इनके साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे, और इनके साथ बुरा बर्ताव भी करते थे सैनिकों के साथ यहाँ पर। तो इस तरह के कानून इसमें ला दिए गए। तो इस कारण से अब जब इनकी स्थिति इतनी बेकार हो गई तो अब इनको तो लगा कि यार ऐसे काम चलेगा नहीं, तो किसी तरीके से अब यहाँ से अंग्रेजों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये 1857 की क्रांति उभर करके सामने आ जाती है। और जो डाकघर, एक इसमें आता है कि डाकघर के अधिनियम भी बनाए गए थे। तो जो डाकघर अधिनियम थे उसमें भी यह कह दिया गया कि जो सैनिक हुआ करेंगे, सैनिकों को भी पत्र पर स्टांप लगवाना जरूरी कर दिया गया। तो सैनिकों को भी जो पत्र हुआ करते थे उनके भेजने के, उन पर स्टांप जरूरी है। अंग्रेजों का स्टांप लगेगा तभी मान्य होगा वो। तो इस तरीके से उन पर भी उनकी जो स्वतंत्रता थी उस पर हनन होने लगा। अब अपनी जो स्वतंत्रता है वो किसके पास बयां करे, तो इस तरह से उनको कोई भी अधिकार नहीं रहे थे। तो यही कारण होता है 1857 की क्रांति के कारण माने जाते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अब 1857 का जो विद्रोह हुआ, और इसका फिर इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने दमन भी कर दिया था। जब इनका दमन भी किया तो दमन करने के बाद अब इन्होंने नई सेना का भर्ती किया गया, नई सेना का गठन किया गया। तो नई सेना जो गठन करी गई तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया जिसे पील आयोग कहा गया। अब इस पील आयोग के द्वारा कहा गया कि आप ही क्या करो, अब नई सेना जो भर्ती है इसका गठन करेंगे। नई सेना भर्ती का गठन किया जाएगा। पील आयोग का गठन किया था, इसके द्वारा उसकी नियुक्ति करी जाएगी। नई जो सेना भर्ती है, अब इसमें इन्होंने क्या आधार बनाया, इन्होंने जाति धर्म, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आदि आदि, यानी कि इन भेदभाव में, नस्ल के आधार पर, सारा भेदभाव के आधार पर जो सेनाओं का गठन किया कि इस जो रेजिडेंट बनाएंगे कि इस धर्म की रेजिडेंट इसमें, इस जाति की इसमें, इस तरह से अलग अलग प्रकार से इनका भेदभाव के आधार पर रेजिडेंट यानी कि इनकी जो सेना है उसको नियुक्त कर दिया गया, सेनाओं को बनाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर सबके साथ भेदभाव किया गया था और पूरी तरीके से इनके साथ अत्याचार हुआ। तो यही कारण होता है पूरा 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, क्या हुई थी। अब आगे पढ़ेंगे इसके पूरे डिटेल में क्या होता है, कैसे होता है, कहां कहां पर किस तरीके से विद्रोह हुआ, किस किस जगह पर हुआ और कहां पर किसने किया था। वो पूरी की पूरी बातें आप पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा।